नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 3 को लिखा है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हम एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और ये इसका मूल बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक हम एक रेखा खींचते हैं जो इसकी त्रिज्या हो जाती है। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो पूरी दूरी होती है वो व्यास होता है। व्यास को इंग्लिश में हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को d से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाता है r। मूल बिंदु से इधर भी r है, मूल बिंदु से इधर भी r है, मतलब ये 2r के बराबर होता है। d बराबर होता है 2r। ये हमारी वृत्त की परिधि। इस परिधि को हम c मान लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया c। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी r है। ये हमारी हुई त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिज्या को हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर r। और व्यास हमारा d से प्रदर्शित होता है। व्यास बराबर होता है d। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमारी व्यास हो जाती है। ये पूरी दूरी हमारी व्यास हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी ये त्रिज्या है। ये त्रिज्या है। त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है c बराबर 2 पाई r। 2 पाई r। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है c बराबर 2 पाई r। यहाँ पर हमने उसको लिख लिया है। अब इसके आगे हम लिखेंगे c बराबर, ये जो व्यास होता है, व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणा में r। व्यास हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो पाई को हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में गुणा का निशान लगाएंगे। 2 यानी 2 गुणा में r। अब जहाँ पे हम 2 गुणा में r लिखे हैं वो हमारा क्या है, व्यास। और व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। तो c बराबर हो जाता है पाई गुणा में d। c बराबर हो जाता है पाई गुणा में d। यहाँ पर हमने 2r के जगह पर d को रख दिया है। अब हम d को इधर लेकर आएंगे। d को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा c बटा d बराबर पाई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। हमारा प्रश्न संख्या 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c। उसके बाद और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात को परिभाषित किया गया, अर्थात पाई बराबर c बटा d, जो हमने यहाँ पर परिभाषित करके आपको दिखा दिया। हमने यहाँ पर इस संबंध को परिभाषित कर दिया है। उसके बाद में लिखा है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मतलब इस प्रकार से ये तथ्य का विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय है। मतलब इसका विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय है। तो कैसे है? इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो हमने यहाँ पर इसका संबंध आपको दर्शा दिया कि c बटा d बराबर पाई होगा। अब ये जो हमें प्रश्न में दिया गया है, पाई बराबर c बटा d,
आपको यहाँ पर देखकर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो संख्या लिखी हुई है, हम लोग जानते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई बराबर सी बटा डी दिया गया है, और सी बटा डी मतलब हो गया पी बटा क्यू रूप, मतलब ये परिमेय संख्या जैसा लिखा गया है। इसीलिए ये प्रश्न इसका अंतर विरोध कर रहा है, और हमें इस अंतर विरोध का कारण स्पष्ट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि परिमेय संख्या होता क्या है, तो हम परिमेय संख्या को सबसे पहले यहाँ पर परिभाषित करेंगे। हम उत्तर लिखेंगे सबसे पहले। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में परिमेय संख्या की परिभाषा को पढ़ा था। परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले उस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन होना चाहिए q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर पाई से c बटा डी की तुलना की जा रही है। पाई तो हमारा अपरिमेय संख्या है ही, उसके बाद में c बटा डी जो दिया गया है p बटा q के रूप में तो दिया गया है, लेकिन c बटा डी पूर्णांक नहीं है। हमारे c और d पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते। लेकिन जब हम लोग कई बार प्रश्नों को हल करते हैं, वृत्त की परिधि निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, तो हमें उसका जो मान प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम एक कोई वृत्त बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या हमने ले ली 5 सेंटीमीटर। हमने उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले ली, और जब हम उसका परिधि निकालेंगे तो हमें प्राप्त जो आंसर होगा वो परिमेय संख्या के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत मान ही ले लिया है। जब हम परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी, और यहाँ पर पाई का मान जो है अपरिमेय है। जब हम अपरिमेय लेंगे तब हमें अपरिमेय प्राप्त होगा। अगर हम कोई दूसरा वृत्त लेते हैं, बड़ा वृत्त लेते हैं, और उसकी त्रिज्या हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ये जो 10 है हमारा, जो हम ले रहे हैं पहले से ही गलत मान ले रहे हैं। 10 सेंटीमीटर जब हम ले रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जब हम पाई बराबर सी बटा डी लिखते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय होने के लिए p बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, और p और q पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है और दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो है ये अपरिमेय होगा, पाई हमारा अपरिमेय होगा। और दूसरी बात, जब हम किसी पटरी की सहायता से या किसी पैमाने की सहायता से किसी वृत्त की परिधि मापते हैं तो हम उसका करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। ये जो हमने 5 मापा है, ये करेक्ट 5 नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ आगे या कुछ ना कुछ पीछे जरूर होगा, मतलब 5.1 करके भी हो सकता है, 10.11 करके हो सकता है, 1-2 करके हो सकता है।
इस प्रकार से जब हम मापते हैं तो उसका करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। हम जो पैमाना लेते हैं उस पर हम परिमेय संख्या लेते हैं तो परिमेय संख्या में प्राप्त हो जाता है, और जब हम अपरिमेय संख्या लेंगे तब हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि C बटा डी पाई बराबर C बटा डी में कोई अंतर विरोध नहीं है। हम इसका कारण भी लिख देंगे। अब हम इसका कारण लिखेंगे। हम लिखेंगे हमने लिखा इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब कभी भी एक स्केल या अन्य किसी पैमाने से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। क्योंकि जब हम पटरी या किसी पैमाने की सहायता से इसके परिधि की दूरी या इसके त्रिज्या की दूरी लेते हैं तो हम उसका सन्निकट मान निकाल पाते हैं, उसका सन्निकट परिमेय संख्या निकाल पाते हैं, ना कि एकदम पूरा मान निकाल पाते हैं। इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं कि यह एक अपरिमेय है। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न सॉल्व होता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 3 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले अपने स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। तो हम अपने स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी ले लिए। मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है जो 9.3 सेंटीमीटर है। इसको हमने मान लिया ये, और इसको हमने मान लिया B। उसके बाद में हम 1 सेंटीमीटर दूरी और लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर दूरी, और इसको हम मान लेते हैं C। ये हमारा 1 सेंटीमीटर दूरी और हो गया।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो गई 9.3 सेंटीमीटर, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी है 1 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये हमारा हो गया 9.3 और 1 सेंटीमीटर, मतलब 10.3। ये पूरी दूरी हमारी हो गई 10.3। ये हमारी पूरी दूरी हो गई 10.3। अब हम इस दूरी को आधा करेंगे, मतलब 10.3 की दूरी का आधा करेंगे। तो हम देखते हैं कि 10.3 की दूरी का आधा क्या होता है। हम 2 से 10.3 को भाग दे देते हैं, तो ये हो जाता है 2 पंचे 10, ये कट गया। उसके बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ दशमलव लगा दिए, हम यहाँ 3 को नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 एकम 2। उसके बाद 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। ये 2 है, 1 है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, नहीं भाग दे पाएंगे तो दशमलव ला 1 0 बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 पंचे 10, 5.15। मतलब इसका जो मूल बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, हम आधी दूरी कर दिए, यहाँ पर है, ये आधी दूरी पर है, ये इसका मूल बिंदु हो गया। मान लेते हैं हम इसको O। अब हम इसको मूल बिंदु मानते हुए प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस पर एक वृत्त बनाएंगे। तो पेंसिल की प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे, और इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना देंगे। ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। उसके बाद में जहाँ पर हमारी 9.3 सेंटीमीटर दूरी खत्म हुई थी, वहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे। तो मान लीजिए, चलो हम यहाँ पर एक लंब खींच लिए, ये हमारा हो गया एक लंब। उसके बाद ये जो यहाँ पर जिसको काट रहा है, मतलब ये जो चाप लगाया गया है, इतनी दूरी हम पेंसिल और प्रकार की सहायता से ले लेंगे। इस प्रकार से इतनी दूरी ले लेंगे। अब जब इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, तो यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इधर हम पेंसिल की नोक रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम प्रकार की नोक, यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल की नोक रखेंगे, और धीरे से इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये चाप जहाँ पे काटेगा वही हमारी अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। मान लीजिए ये यम बिंदु पर काट रहा है, तो ये हमारी रूट 9.3 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। इस प्रश्न को हम लोग अपनी कॉपी पर बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कॉपी पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींचेंगे। तो हम पटरी लेंगे, स्केल, और उसकी मदद से 9.3 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 9.3, तो ये हो जाएगा 9.3। हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाती है 9.3। हम यहाँ पे लिख देंगे 9.3। ये हमारी 9.3 सेंटीमीटर दूरी की रेखा हो गई। उसके बाद में हम 1 सेंटीमीटर दूरी और लेंगे। हम 1 सेंटीमीटर दूरी और लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाता है 1 सेंटीमीटर। हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये हमारा हो जाता है 1 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। अब इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए से लेकर के सी तक, ये से सी तक के बीच की दूरी का हम आधा करेंगे। तो ये हो जाता है 9.3 और 1, मतलब 10.3। 10.3 का जब हम आधा करते हैं तो 5.15 करके आता है। तो हम 5.1 सेंटीमीटर दूरी मान लेते हैं। तो इसका आधे पे हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर दूरी। तो कुल मिला के यहाँ पे आ जा रहा है
यहाँ पे। तो ये हमारा हो जा रहा है मूल बिंदु, इसको हम मान लेते हैं वो, इसको हम ओ मान लेते हैं। अब हम प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की अपनी नोक को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। हम एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बिंदु सी था, यहाँ पर वो है और यहाँ पर ए है। हम बिंदु बी पर एक लंब खींचेंगे, यहाँ पर हम एक समकोण बनाएंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इस प्रकार से ऐसे यहाँ से मिला देंगे। अब हम प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखेंगे और एक ऐसे चाप काटेंगे। ऐसे ये चाप ऐसे करके हम काटेंगे। ये जो चाप हमारा जिस बिंदु पर गिर रहा है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी। ये बिंदु हमारा हो जाता है डी। यहीं पर हमारी रूट 9.3 सेंटीमीटर दूरी हो जाती है। इसको हम लिख देंगे 9.3। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर 9.3 को प्रदर्शित करेंगे। हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1/√7। ये जो रूट दिया गया है, हर में दिया गया है, हमें इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हर में से हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1/√7 को नोट करेंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हम लिखेंगे 1/√7। अब इस √7 को हर से हटाने के लिए, मतलब यहाँ से रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक रूट दिया है, हम एक रूट से और गुणा करा देंगे। जब हम गुणा करा देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हमारा ऊपर चला जाएगा। हम √7 से ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। मतलब गुणा करा देने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने इससे पहले आपको उदाहरण में बताया था। मान लीजिए लिखा है 10, अगर हम 10 को 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 से भाग भी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 दूना 20। ऊपर और नीचे दोनों में हम गुणा कर रहे हैं, और जब इसको हम सरल करते हैं तो ये हो जाता है 10 दूना 20, 20/2। और जब हम भाग फिर से देंगे तो ये 10 हो जाएगा। मतलब संख्या वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर लिखा था 1/√7। अब हम ऊपर और नीचे दोनों में √7 से गुणा कराएं। अब इसको हम सरल करेंगे तो √7 का जब 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √7। ये हो गया √7 बटा में। अब दो रूट है, √7 और √7, जब इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होता है। यही फाइनली हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद में दिया गया है दूसरा व्यंजक 1/√7 माइनस √6। हम इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले इसे हम नोट करते हैं। 1/√7 माइनस √6। हमें इसका परिमेयकरण कराना है, और जब हम परिमेयकरण कराएंगे तो ये जो रूट है नीचे लगा है ये हट जाए। इस प्रकार से हमें किसी संख्या से गुणा करना है या भाग करना है, कुछ भी करना है, हमें यहाँ नीचे से रूट को हटाना है। ये √7 है और ये √6 है। अब हम किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे ये नीचे वाला रूट, हर में जो रूट लगा है वो हट जाए। तो हम अंश में और हर में दोनों में √7 प्लस √6 से गुणा करा दे रहे हैं। ऊपर भी हमने √7 प्लस 6 से गुणा करा दिया और नीचे भी √7 प्लस √6 से गुणा करा दिया। जब √7 प्लस √6 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा में। यहाँ पर ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है ये प्लस बी,
और इसका फार्मूला हम लोगों ने कल सीखा था कि अगर कोई व्यंजक दिया है a माइनस बी और a प्लस बी करके, तो उसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा और सरल करेंगे। ये हमारा वैसे लिखा रहेगा √7 प्लस √6 बटा में हो जाएगा √7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद जब √6 का स्क्वायर करेंगे तब रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा -6। इस प्रकार से जब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो बराबर करके हम लिखेंगे √7 प्लस √6 बटा 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6 आंसर बटा 1। अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखेंगे, फिर भी हमारा आंसर सही है। ये प्रश्न हमारा सॉल्व होता है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है 1/√5 प्लस √2, मतलब हमें इसका परिमेयकरण कराना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को नोट करेंगे। हमारा प्रश्न है 1/√5 प्लस √2। इसके बाद हम इसका परिमेयकरण कराएंगे। हम इसका परिमेयकरण इसके विपरीत संख्या से कराएंगे, तभी जाके ये हमारा रूट हटेगा। तो यहां पर दिया है √5 प्लस √2, तो हम √5 माइनस √2 से इसमें ऊपर और नीचे गुणा करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करा दिया है। जब √5 माइनस √2 का 1 से गुणा कराएंगे तो वो हमें √5 माइनस √2 ही प्राप्त होगा। 1 से गुणा कराने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये भी हमारा ये प्लस बी और ये माइनस बी के फार्मूले पर बन रहा है, तो हम इसको उसी फार्मूले के आधार पर लिख देंगे। ये हो जाता है हमारा ये प्लस बी और ये हो जाता है ये माइनस बी। तो ये बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा में जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से √5 माइनस √2 बटा 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। हम लिख देंगे आंसर। ये हमारा तीसरा प्रश्न सॉल्व होता है। इसके बाद में हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है 1/√7 माइनस 2। हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम नोट करते हैं। अब हम इसका परिमेयकरण कराएंगे। √7 माइनस 2, हम √7 माइनस 2 के विपरीत वाली संख्या से इसमें गुणा करा देंगे। बस ये हर से जो हम इस प्रश्न में √7 माइनस 2 की विपरीत वाली संख्या से गुणा करा देंगे, बस हर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर दिया है √7 माइनस 2, तो हम गुणा करा देंगे √7 प्लस 2 से। ऊपर और नीचे दोनों में हम गुणा करा दे रहे हैं। √7 प्लस 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा √7 प्लस 2 बटा में ये हमारा ये प्लस बी और ये माइनस बी वाले फार्मूले के आधार पर बनेगा। √7 माइनस 2 मतलब हो जाएगा ये माइनस बी और √7 प्लस 2 मतलब हो जाएगा ये प्लस बी। तो ये हमारा बन रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो जाएगा √7 + 2 बटा में, जब √7 का स्क्वायर करेंगे हम तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा में 2 बराबर हो जाएगा 4, 7 - 4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, √7 + 2 बटा 7 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को समझाएं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको इनमें से कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लोग कल से प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सबसे पहले आप देख पाएंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।